तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आयला द डॉटर ऑफ वॉर, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। तो ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बनाई गई है, जहां एक टर्की सोल्जर एक अनाथ बच्ची को बचाने और उसे अपनाने के लिए किस हद तक चला जाता है। मूवी की शुरुआत होती है 1950 के समय से, जहां हमें साउथ कोरिया का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जहां के लोग बहुत ही खुशहाल अपनी जिंदगी जीते हैं। उसी गांव में हम एक छोटे से परिवार को भी देखते हैं, जिनकी एक मासूम बेटी होती है जिसका नाम है शियोल। सभी लोग इस शांति और सुकून भरी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी अचानक उस गांव पर बम के गोले गिरना शुरू हो जाते हैं और उन गांव वालों की खुशी मातम में बदल जाती है। दरअसल ये वो समय चल रहा था जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी चल रही थी और दोनों देश एक दूसरे को तबाह करना चाहते थे। इसी बीच शियोल की मोम शियोल को बचाने के लिए एक सेफ जगह छोड़ देती है और ये कहकर वहां से चली जाती है कि वो थोड़ी देर में उसे वापस लेने आ रही है। लेकिन 7 साल की मासूम शियोल को ये नहीं पता होता कि वो अपनी मोम को आखिरी बार देख रही है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के सोल्जर उस गांव के सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और बचे हुए लोगों को बंदी बना लेते हैं। इसी बीच शियोल के परिवार वाले भी मारे जाते हैं, लेकिन शियोल अभी भी उसी जगह इस उम्मीद के साथ बैठकर रो रही है कि उसकी मोम उसके पास आएगी और उसे यहाँ से ले जाएगी। उसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर टर्की सोल्जर सुलेमान को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर घूम रहा होता है। तो उसे एक नूरान नाम की लड़की दिखती है जो उसे बहुत ही पसंद करती है और सुलेमान भी नूरान को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। सुलेमान के जाने के बाद नूरान की दोस्त नूरान के पास आती है और बोलती है कि कोरिया में वॉर चल रहा है और हो सकता है कि सुलेमान को भी उस वॉर में शामिल होने के लिए कोरिया भेज दिया जाए, क्योंकि नूरान किसी भी हालत में सुलेमान को खोना नहीं चाहती। अब वही हुआ जिसका डर था। दरअसल टर्की आर्मी के चीफ सुलेमान को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास कोरिया से लेटर आया है और उन्हें हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमारे कुछ सोल्जर कोरिया जा रहे हैं कोरिया की हेल्प करने के लिए, जिसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। अब रात को सुलेमान नूरान को बताता है कि वो कोरिया आर्मी की हेल्प के लिए कोरिया जा रहा है, लेकिन ये सुनकर नूरान बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो इस वॉर के चलते सुलेमान को खो देगी और सुलेमान से कहती है कि तुम्हारा वहाँ पर जाना ज़रूरी है क्या, क्योंकि कोरिया में और भी तो दूसरे लोगों को भेजा जा सकता है। इस बात पर सुलेमान नूरान को समझाता है और कहता है कि मेरी वहाँ पर ज़रूरत है और मुझे वहाँ पर जाना होगा। और सुलेमान नूरान को गुड बाय बोलकर अपने दोस्त अली और पूरी आर्मी टीम के साथ कोरिया के लिए निकल जाता है। और इसी बीच सुलेमान अपनी फैमिली को लेटर भी लिखता है। सुलेमान के परिवार वालों को सुलेमान की चिंता होती है, लेकिन साथ ही वो सुलेमान पर प्राउड फील भी करते हैं। और साथ ही सुलेमान एक लेटर नूरान को भी लिखता है, जिसमें वह नूरान को अपने दिल की बात बताता है। और वो लेटर में लिखता है कि वो जल्दी नूरान से मिलने ज़रूर आएगा। एक बार सुलेमान के रूम में कुछ चींटियाँ आ जाती है, तो सुलेमान उन्हें मारने के बजाय उन्हें खाना खिलाता है। इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि सुलेमान का दिल कितना साफ है और सोल्जर होते हुए भी वह जंग नहीं चाहता और वह शांति और अमन चाहता है। अब यह सब देखकर उसके सुपीरियर को समझ में नहीं आता कि ऐसा सोल्जर जंग के दौरान अपने आप को कैसे संभालेगा। अब कोरिया पहुंचने के बाद उन्हें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर कब्जा करता जा रहा है और अब टर्की आर्मी को उन्हें रोकना होगा। और जब वो लोग बॉर्डर पर जाते हैं तो देखते हैं कि साउथ कोरिया को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। हर तरफ लाशें ही लाशें हैं और हर तरफ मातम का माहौल छाया है। अगले सीन में सुलेमान का सुपीरियर सुलेमान के पास आता है और कहता है कि अमेरिकन सिपाहियों का कहना है कि कुछ ही दिनों में ये वॉर ख़त्म हो जाएगा और अब वो लोग घर जा सकेंगे। तभी नॉर्थ कोरिया के फाइटर प्लेन्स वहाँ पर आ जाते हैं और अंधाधुंध साउथ कोरिया पर बम गिराना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर उन लोगों को समझ में आ जाता है कि अभी कुछ भी ठीक नहीं है और ये जंग इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। अगले सीन में हम देखते हैं कि टर्की में खबर फैला दी गई है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच वॉर ख़त्म होने जा रहा है और वहाँ पर शांति का माहौल है। ये सब देखकर नूरान भी खुश हो जाती है, लेकिन नूरान को अभी भी ये नहीं पता होता कि सुलेमान कितनी बड़ी मुसीबत में है। अब सुलेमान अपने 2 साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ जाता है ताकि वह अपने सीनियर से आगे के मिशन के लिए ऑर्डर्स ले सके। तभी रास्ते में दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब ये तीनों लोग सुनसान जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन लोगों को बहुत सारे लोगों की लाशें दिखाई देती है
और साथ ही उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। तभी सुलेमान जब उस आवाज़ को फॉलो करता है तो उसे एक मासूम बच्ची दिखाई देती है और ये मासूम बच्ची कोई और नहीं बल्कि शियोल होती है। शियोल इतने दिन बाद भी अपनी माँ की लाश के पास बैठी हुई है और रो रही है। तभी सुलेमान शियोल की तरफ हाथ बढ़ाता है तो शियोल भी बिना कुछ सोचे समझे सुलेमान के पास चली जाती है, जैसे कि वो सुलेमान को बहुत पहले से जानती हो। उसके बाद वो लोग उसे अपने कैंप में लेकर आते हैं, जहाँ पर सुलेमान का दोस्त उससे पूछता है कि ये बच्ची नॉर्थ कोरिया की है या साउथ कोरिया की। तो सुलेमान उसे कहता है कि हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त एक मासूम बच्ची है और हमें इसे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और उसके बाद सुलेमान उस बच्ची का नाम आयला रख देता है, जिसका मीनिंग होता है चांद का टुकड़ा। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम टर्की जनरल को देखते हैं, जो अपने ऑफिसर्स को बताता है कि इस वॉर में नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना और साउथ कोरिया के साथ अमेरिका और टर्की है। उसके बाद वो लोग आयला को खाना खिलाकर वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब आयला सुलेमान पर भरोसा करने लगी है और उसी के साथ हर वक्त रहती है। और सुलेमान भी उसे अपने अलावा किसी को नहीं सौंपना चाहता। और एक बार जब वो लोग बॉर्डर पर जा रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो बाकी के लोग आगे निकल जाते हैं और सुलेमान और उसके साथी वहीं पर रुक जाते हैं। तभी उन्हें अकेला पाकर चाइनीज सोल्जर उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि अब आयला की जान भी खतरे में होती है। तो पहली बार आयला को बचाने के लिए सुलेमान किसी की जान लेता है और अपने दिमाग से बिना गन को यूज किए एक चाइनीज सोल्जर को मार गिराता है। सुलेमान और उसके बाकी के साथी उन चाइनीज सोल्जर को बड़ी बहादुरी से मार गिराते हैं। तभी एक सोल्जर सुलेमान को मारने की कोशिश करता है, तो सुलेमान के साथी आकर उसे शूट कर देते हैं और सुलेमान की जान बच जाती है। अभी इस हादसे के बाद सुलेमान बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि वॉर फिर से शुरू हो चुका है। जब इस बारे में नूरान को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और अंदर से टूट जाती है। और दूसरी तरफ जब हॉस्पिटल में सुलेमान बेहोश होता है तो आयला पूरी रात उसके पास बैठी होती है। और जब सुलेमान को होश आता है तब उसका दोस्त अली उसे बताता है कि आयला पूरी रात उसके पास बैठी थी। तो ये सुनकर सुलेमान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अब जब दूसरी ओर ये बात साउथ कोरिया के चीफ को पता चलती है कि एक टर्की सोल्जर हमारे देश की बच्ची का ख्याल रख रहा है, तो वो कहते हैं कि पहले ही टर्की सोल्जर हज़ारों मील की दूरी तय करने के बाद हमारी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। अब हमें और ज़्यादा उन पर बोझ नहीं बनना चाहिए, हमें हमारे बच्चों का ख्याल खुद रखना चाहिए। अब ये बात सुलेमान को भी पता चलती है, लेकिन सुलेमान उन्हें कहता है कि वो आयला को अपने से अलग होने नहीं दे सकता। तभी सीनियर उसे बताते हैं कि उसकी बहादुरी के लिए उसे साउथ कोरिया में मेडल दिया जाएगा और उस दिन वो आयला को अपने साथ नहीं ले जा सकता, उसे आयला को यहीं पर सादिक के पास छोड़ना होगा। अब वो दिन आ जाता है जब उन बहादुर सोल्जर्स को मेडल दिया जाना था। सुलेमान आयला को बड़ी मुश्किल से समझाकर सादिक के पास छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही सादिक का ध्यान आयला से हटता है तो आयला सुलेमान की गाड़ी में जाकर छुप जाती है। और जब उन लोगों को मेडल दिए जा रहे थे तब आयला गाड़ी से निकल कर आती है। वहाँ पर सभी लोग उसकी मासूमियत देखकर हंसने लगते हैं और वहीं पर फैसला किया जाता है कि जब तक आयला का कोई रिलेटिव नहीं मिल जाता तब तक वह सुलेमान के साथ ही रहेगी। और ये खबर भी पूरी दुनिया में फैल जाती है। जब नूरान को इस बात का पता चलता है कि सुलेमान सही सलामत है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और साथ ही उसे इस बात की टेंशन भी होती है कि उस मासूम बच्ची की सलामती के लिए सुलेमान किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी खतरे में डाल सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि समय बीत रहा है और आयला सुलेमान के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, यहाँ तक कि कैंप में रहने वाले सभी लोग आयला के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और वो सभी लोग आयला के साथ इतने खुश होते हैं कि जंग में मिला सारा दर्द भूल जाते हैं। उसके बाद आयला एक पेंटिंग बनाती है जिससे हमें पता चलता है कि आयला सुलेमान को अपना फादर समझती है और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद एक बार टोक्यो में बहुत ही बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसके बाद सुलेमान अपने साथियों के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो लोग आयला को लेकर उस मेले के अंदर जाएंगे ताकि आयला को कुछ अच्छा फील हो सके। और जब वो लोग मेले में जाते हैं तो खूब इंजॉय करते हैं और साथ ही कुछ फोटोज भी लेते हैं। और जब आयला सो रही होती है तब उन लोगों को इस बात की चिंता होती है
कि जब उन लोगों को कुछ समय बाद वापस टर्की जाना होगा तो आयला का ख्याल कौन रखेगा। अब ऐसे ही करते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन सुलेमान का दोस्त सुलेमान को बताता है कि पास ही के एक गांव में एक परिवार अपने आप को आयला का रिलेटिव बताते हैं। तो सुलेमान उसे कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि मैं खुद उनसे मिलना चाहूँगा। और अब रात होते ही सुलेमान उनसे मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन ये सब दुश्मनों की चाल होती है और कुछ लोग सुलेमान को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। जब ये बात अली को पता चलती है तो वो सादिक की बाइक लेकर बड़ी मुश्किल से सुलेमान को बचा लेता है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि अली मार्लिन मोनरो का बहुत ही बड़ा फैन है और वो उसके कॉन्सर्ट में जाना चाहता है, लेकिन अपनी ड्यूटी की वजह से नहीं जा पा रहा। अली चाहता है कि उसकी जगह पर कोई और ड्यूटी करे ताकि वो मार्लिन मोनरो के कॉन्सर्ट में जा सके। तभी सुलेमान अली से कहता है कि वो उसका सपना जरूर पूरा करेगा और उसके लिए मार्लिन मोनरो का ऑटोग्राफ लेकर आएगा। और ऐसा ही होता है। सुलेमान आयला की मदद से मार्लिन मोनरो का ऑटोग्राफ ले लेता है, जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अली भी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उसी वक्त अली को दुश्मन की गोली लगती है और सुलेमान अपने बचपन के सबसे करीबी दोस्त को खो देता है। और सुलेमान अली की कब्र पर जाकर बहुत ही ज़्यादा रोता है और ये देखकर आयला भी रोने लगती है। अब टर्की आर्मी को साउथ कोरिया में 1 साल हो जाता है और अब साउथ कोरिया में जंग खत्म होने को थी, इसलिए सभी टर्की सोल्जर को अपने अपने घर भेजा जा रहा था। लेकिन सुलेमान आयला को छोड़कर जाना नहीं चाहता। लेकिन सुलेमान के बाकी दोस्त आयला से मिलकर टर्की के लिए चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद टर्की की एक नई टीम यहाँ पर आती है और साथ ही सुलेमान के घर न जाने की वजह से उसके परिवार वाले और नूरान बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अब एक दिन नूरान की रिक्वेस्ट पर रेडियो पर उसकी पसंद का गाना बजता है, जिसे सुनकर सुलेमान इमोशनल हो जाता है, जिससे बाकी के सभी लोगों को पता चल जाता है कि सुलेमान और नूरान एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब ये सुनकर सुलेमान की बचपन की दोस्त निमित का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो भी सुलेमान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। अब ये गाना सुनकर सुलेमान आयला से वादा करता है कि वो जब भी जाएगा उसे अपने साथ लेकर जाएगा। अब सुलेमान के घर जाने का टाइम आ जाता है, तो सुलेमान के सीनियर सुलेमान से कहते हैं कि उसे आयला को यहीं पर छोड़कर जाना होगा। लेकिन सुलेमान इस बात के लिए एग्री नहीं करता, तो सीनियर उससे गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो एक आर्मी सोल्जर है और उसे आर्मी के रूल फॉलो करते हुए मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। अब वो कुछ दिनों बाद सुलेमान को एक कोरियन टीचर से मिलवाते हैं, जो आयला को अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि वो अनाथ आश्रम में आयला को बाकी के बच्चों के साथ रखकर उसे पढ़ाना चाहती है। तो सुलेमान उन्हें कहता है कि आयला को ये बात समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए उसे थोड़ा समय चाहिए आयला को समझाने के लिए। उसके बाद वो खुद आयला को अनाथ आश्रम में छोड़कर आएगा। अब कुछ दिनों बाद उस टीचर के साथ सुलेमान आयला को अनाथ आश्रम लेकर जाता है, जहाँ पर एक स्कूल भी होता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद सुलेमान आयला को समझाता है कि अब वो बड़ी हो रही है, इसलिए उसे स्कूल जाना होगा। अब आयला क्लास के अंदर चली जाती है और जब वह क्लास में एंथम सॉन्ग गाती है तो बाहर से ये सुनकर सुलेमान रोने लग जाता है। और जब सुलेमान वापस आ रहा होता है तब पीछे से आयला भी भाग कर आ जाती है और रोते हुए बोलती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। अब ये सब देखकर सुलेमान भी रोने लगता है और आयला से वादा करता है कि वो कैसे भी करके उसे अपने साथ लेकर जाएगा। उसके बाद सुलेमान आयला को लेकर घर आ जाता है और एक बॉक्स तैयार करता है ताकि वो उसमें आयला को छुपाकर ले जा सके। उसके बाद जब सुलेमान शिप के अंदर जाता है तो उससे पहले ही एक सोल्जर को सुलेमान पर शक हो जाता है और जब वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है, क्योंकि उस बॉक्स को खोलते ही उसमें आयला नजर आती है। उसके बाद सुलेमान को हेड ऑफिस बुलाया जाता है, जहां पर उसे कोई सजा तो नहीं दी जाती, लेकिन उसका सीनियर उसे समझाता है कि उसे आयला को यहीं पर छोड़कर जाना होगा। लेकिन अभी भी सुलेमान आयला को यहाँ पर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पहले ही वो अपने सबसे करीबी दोस्त अली को खो चुका है और अब वो आयला को खोना नहीं चाहता। उसके बाद सुलेमान का सीनियर सुलेमान से कहता है कि तुम अभी तो आयला को यहीं पर छोड़कर चले जाओ और कुछ साल बाद आकर तुम आयला को ले जा सकते हो।
अब ये बात सुलेमान को भी ठीक लगती है और सुलेमान इस बात के लिए मान जाता है। अब आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब सुलेमान टर्की के लिए जाने वाला था। अब आयला भी सुलेमान के सामने थी और सुलेमान आयला को समझाता है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम्हें लेने के लिए बहुत ही जल्द वापस आऊँगा। क्योंकि आयला तो सिर्फ एक नासमझ बच्ची थी और उसे तो सिर्फ सुलेमान के साथ ही रहना था। अब ये सब कहकर सुलेमान शिप में जाने लगता है और हम यहाँ पर पहली बार आयला को बहुत ही ज़्यादा रोते हुए देखते हैं। और अब देखते ही देखते सुलेमान टर्की भी पहुँच जाता है, जहाँ जाकर उसे एक और बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे पता चलता है कि नूरान की एंगेजमेंट हो चुकी है। जब इसके बारे में सुलेमान नूरान से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो नूरान कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने मेरी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया और तुमने मुझे उस बच्ची के लिए अकेला छोड़ दिया, इसलिए मुझे एंगेजमेंट करनी पड़ी। इसके बाद अपने शहर में सब कुछ बदलता देख सुलेमान अपने गांव अपने परिवार के पास इस्तांबुल जाने का फैसला करता है, क्योंकि ना तो यहाँ पर उसके पास उसका कोई दोस्त था और ना ही उसके साथ अब नूरान थी। और अब गांव जाकर सुलेमान अपने बचपन की दोस्त निमत से शादी कर लेता है, जिसे उसके लिए उसके माता पिता ने चुना था। अब साथ ही सुलेमान एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन वह अब भी खुश नहीं होता और उसकी पत्नी निमत समझ जाती है कि वो आयला को ढूंढ रहा है और उसे इसके बारे में बात करने को कहती है। नूरान कभी सुलेमान को समझ नहीं पाई, लेकिन निमत आयला को ढूंढने में सुलेमान की मदद करना चाहती है और आयला की छानबीन करने में लग जाती है। उसके बाद कोरियन एम्बेसी वाले सुलेमान से मिलने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि आयला एक टर्किश नेम है और अब तो कोरिया में आयला का नाम बदल दिया गया होगा, इसलिए अब आयला को इतनी आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सुलेमान सोचता है कि कहीं आयला अपने नाम की तरह मुझे भी भूल तो नहीं गई होगी, लेकिन निमत उसे दिलासा देती है कि एम्बेसी वाले आयला को जल्दी ढूंढ लेंगे। अब हमें 47 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब सुलेमान और आयला बूढ़े हो चुके हैं और उनकी एक बेटी भी है। यहाँ हम देखते हैं कि इस्तांबुल में एक भूकंप आया है, जिस वजह से सभी लोग अपने अपने घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सुलेमान वापस अपने घर के अंदर चला जाता है और उन सभी यादों को समेट कर लाता है जो उसके और आयला के साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इतने सालों बाद भी सुलेमान आयला से उतना ही प्यार करता है और आज भी सुलेमान आयला को ढूंढ रहा है। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें सन 2002 का समय दिखाया जाता है, जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, जहां साउथ कोरिया और जापान का मैच था। उस मैच में भी टीवी पर सुलेमान आयला को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसे आयला नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो उदास हो जाता है। और इन सब बातों से सुलेमान की बेटी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और चाहती है कि उसके पिता आयला को ढूंढना बंद कर दें, क्योंकि उसको लगता है कि आयला की वजह से उसके पिता उसे बहुत ही ज़्यादा कम प्यार करते हैं और आयला से ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद निमत के पास किसी रिपोर्टर का फ़ोन आता है और वो उससे कहती है कि वो सुलेमान की स्टोरी पर फिल्म बनाना चाहती है और साथ ही वो उनकी आयला को ढूंढने में मदद भी करना चाहती है। ये सब सुनकर निमत और सुलेमान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उस रिपोर्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं। सुलेमान उस रिपोर्टर को अपनी और आयला की पूरी स्टोरी बताता है और उसके बाद वो आयला को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद कुछ स्टूडेंट्स उसे मिलते हैं जो आयला के साथ स्कूल में पढ़े थे। वो स्टूडेंट्स बताते हैं कि आयला एक एंथम सॉन्ग गाया करती थी जो वो अपने पिता को सुनाना चाहती थी। ये सुनकर सुलेमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये सब देखकर सुलेमान की बेटी रिपोर्टर से कहती है कि वो यहाँ पर आना बंद कर दें, क्योंकि वो अब उस लड़की के बारे में और कुछ सुनना नहीं चाहती। जब ये बात सुलेमान को पता चलती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन सुलेमान को भी समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी उसे खोना नहीं चाहती। तभी उसी वक्त उस रिपोर्टर को पता चलता है कि एक औरत है जो अपने आप को आयला बता रही है। उसके बाद वो रिपोर्टर उससे मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन ये बात सुलेमान को पता नहीं होती। और जब वो रिपोर्टर उस औरत को कुछ पुरानी फोटोज दिखाती है तो वो औरत उन पुरानी यादों को देखकर रोने लगती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि आयला है। अब आयला जल्द से जल्द अपने डैड को अपने सामने देखना चाहती है। अब हम इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन देखने को जा रहे हैं,
जब पूरे 60 साल बाद 2010 के अंदर फिर से सुलेमान साउथ कोरिया आता है आयला से मिलने के लिए और कोरिया को देखकर कहता है कि कोरिया कितना बदल गया है, पता नहीं कैसे आयला इस जगह सरवाइव कर पाई होगी। अब आयला से मिलने के लिए सुलेमान एक पार्क में बैठा होता है और जब आयला आती है तो सुलेमान उसे पहली नज़र में देखते ही पहचान लेता है और उसके गले मिलता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और हम देखते हैं कि सुलेमान ने आज से 60 साल पहले जो वादा अपनी बेटी से किया था कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है और वो उसे साउथ कोरिया लेने ज़रूर आएगा। अब भले ही उस वादे को पूरा करने में 60 साल लग गए, लेकिन सुलेमान ने अपना वादा पूरा किया। ये मूवी रियल स्टोरी पर बनी है, इसलिए अब हमें मूवी के आखिर में वो रियल वीडियो दिखाया जाता है जब रियल में सुलेमान और आयला 60 साल बाद मिले थे और उन दोनों बाप बेटी के मिलन को देखकर पास ही खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसी खूबसूरत सच्ची कहानी पर इस मूवी का एंड हो जाता है।